आपका जो भी एंजाइटी का अनुभव है वो सिर्फ तभी गायब हो सकता है जब आप अपनी ब्रेन की वायरिंग बदलना शुरू करें। शाम को किसी ईमेल की अनरेड काउंट देख के दिल जोर से धड़कना, प्रेजेंटेशन के वक्त हाथों का झुंझुना जाना, या ये सोचते रहना कि कोई फैसला करते वक्त कहीं गलत ना हो जाए, ये कॉमन है लेकिन बहुत एग्जॉस्टिंग भी। रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन ये महसूस कराता है कि आपके माइंड में दो पाथवेज पर फियर उभरता है, एक अमिगडाला के रिफ्लेक्स से, दूसरा कॉर्टेक्स की थिंकिंग से। और असली सोल्यूशन तब शुरू होता है जब इन दोनों को अलग समझकर उन्हें रिवायर करना सीखो। अब चलिए उस जर्नी पर चलते हैं जो आपको उन दोनों पाथ से निकलकर काम और कॉन्फिडेंट रखने में मदद करेगी। चैप्टर 1, एक्टिफाइंग सेंसरी रिस्पॉन्स। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एकदम नॉर्मल मोमेंट में होते हो और अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें टाइट लगने लगती हैं और एक अजीब पैनिक आपके शरीर को जकड़ लेता है। जैसे आप किसी सेफ जगह नहीं बल्कि किसी खतरे के सामने खड़े हो, जबकि सामने ना कोई फाइट है, ना कोई एग्जाम, ना ही कोई इमरजेंसी। बस आपका ब्रेन ऐसा सिग्नल भेज देता है जैसे कुछ बहुत रॉन्ग हो गया हो। और यही सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया एकदम ठीक चल रही होती है लेकिन आपके अंदर की दुनिया उलझी हुई लगती है। ये सिग्नल एमिगडाला नाम के ब्रेन पार्ट से आता है जो किसी भी थ्रेट को पहचानते ही पूरे सिस्टम को अलर्ट कर देता है। पर प्रॉब्लम यह है कि आज के ज़माने में रियल खतरे की जगह इमेजिनेशन, ओवरथिंकिंग और पास्ट एक्सपीरियंस ही ये पैनिक एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे किसी पुरानी एम्बैरेसिंग मेमोरी का अचानक वापस आ जाना, या कोई साउंड जो पास्ट ट्रॉमा से जुड़ी हो। और यही मोमेंट होता है जब आपका बॉडी खुद को बचाने के लिए फाइट या फ्लाइट मोड में शिफ्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि इस रिएक्शन को कंप्लीटली हटाना नहीं, बल्कि उसको पहचान कर सही डायरेक्शन देना है। अब इमेजिन करो कि आप किसी साइलेंट फॉरेस्ट में हो और अचानक पीछे से कोई तेज आवाज आती है। आप ऑटोमेटिकली चौंकते हो, पीछे देखते हो, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन जब आप देखते हो कि बस कोई गिरा हुआ पेड़ था, तब आपका सिस्टम थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। ठीक यही अवेयरनेस की पावर है। आपको खुद को समझाना होता है कि ये रिएक्शन किसी रियल खतरे से नहीं, पुराने पैटर्न से आया है। और उस मोमेंट में काम रहना एक प्रैक्टिस है, कोई सुपर पावर नहीं। इस चैप्टर में यही सिखाया गया है कि पैनिक को खत्म करने के लिए आपको किसी स्पेशल ऐप या कोई एक्सपेंसिव थेरेपी की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी बॉडी को सुनना और छोटे एक्शंस लेना। जैसे जब पैनिक वेव उठे तो आंखें बंद करके अपने पैर की जमीन पर फील करना, हाथों की हलचल ऑब्जर्व करना, या 2 मिनट की जेंटल वॉक करना। ये सब रिएक्शंस आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं कि अब सब सेफ है। एक और तरीका है जिसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, नेमिंग द इमोशन। जब आप खुद से सॉफ्टली कहते हो ये फियर है, ये गिल्ट है, या ये जस्ट टेंशन है, तो ब्रेन उसे समझने लगता है, उससे लड़ना बंद कर देता है। इस प्रोसेस को प्रैक्टिस करते हुए आप धीरे धीरे उस लूप को तोड़ने लगते हो जो बार बार उसी पैटर्न को रिपीट करता है। सबसे जरूरी बात यह है कि खुद से हार्श ना बनो। बहुत लोग पैनिक आने पर खुद को वीक समझने लगते हैं, खुद को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन ब्रेन का अलर्ट होना कोई वीकनेस नहीं, बस उसका पुराना डिजाइन है। आप इसे अपग्रेड कर सकते हो डेली अवेयरनेस से, जेंटल हैबिट से और इमोशनल पेशेंस से। शुरुआत में शायद ये मेथड्स काम ना करें, शायद आपको लगे कि पैनिक फिर भी जीत रहा है। लेकिन हर बार जब आप कामली रिएक्ट करते हो तो ब्रेन एक नया सिग्नल रजिस्टर करता है, और बार बार यही रिएक्शन देने से एक नया पाथवे बनता है जो अलर्ट की जगह कामने से रिस्पॉन्ड करता है। ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहां एंग्जाइटी बिना दरवाजा खटखटाए आपके सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन ये भी याद रखो कि उस दरवाजे पर जवाब देने वाला अब आप हो, रेडी, अवेयर और कॉन्फिडेंट। चैप्टर 2, अगर दुनिया सेफ है तो यहां चिंता क्यों है। एक दिन आप सुबह उठते हो, सब ठीक चल रहा होता है, मौसम अच्छा है, घर शांति से भरा हुआ है और बाहर की दुनिया भी उसी तरह है जैसे हर रोज होती है। फिर भी अचानक आपके दिमाग में कुछ टेंशन घूमने लगती है, जैसे कोई रिमाइंडर बजा हो कि कोई परेशानी है, भले ही कोई एक्चुअल प्रॉब्लम हो ना हो। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि जब बाहर की दुनिया इतनी नॉर्मल है तो अंदर तूफान क्यों है। इस सवाल का जवाब मिलता है हमारे ब्रेन के उस हिस्से में जिसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जो सोचता है, इमेजिन करता है और हर पॉसिबिलिटी के बारे में एक एक करके एनालिसिस करता है। ये वो पार्ट है जो प्रिपेयर करने के लिए बना है, पर कई बार ओवर प्रिपेयर करने लगता है। जैसे अगर आपको एक इंटरव्यू देना है तो नॉर्मल सोच ये होती कि अच्छे से तैयारी करो, लेकिन कॉर्टेक्स उस थॉट को लूप में डालकर सोचता है, अगर रिजेक्ट हो गया तो, अगर वॉइस अटक गई तो, अगर सवाल समझ में नहीं आया तो। और बस यहीं से शुरू होती है एक नॉन स्टॉप मूवी जिसके हर सीन में आप ही हारते हो, फॉल करते हो, फेल करते हो, पर वो मूवी कभी एक्चुअल में बनी ही नहीं होती। तो सॉल्यूशन क्या है? इसे खत्म करने का तरीका है अवेयरनेस। खुद से सवाल पूछना, क्या ये सब सच में हो रहा है या मेरा ब्रेन बस फ्यूचर में जाकर डर इमेजिन कर रहा है। जब आप इस सवाल को पूछते हो तो कॉर्टेक्स रुकता है,
वो समझता है कि अब ये इमेजिनेशन रील डिटेक्ट हो चुकी है। इसके बाद एक टेक्निक आती है नैरेटिव शिफ्टिंग। जैसे अगर ब्रेन सोच रहा है कि एग्जाम में फेल हो सकते हो, तो आप खुद को जेंटली रिमाइंड करो कि आपने मेहनत की है, आपने सिलेबस रिवाइज किया है और बाकी का आउटकम सिर्फ एक मोमेंट का रिजल्ट है, कोई परमानेंट लेबल नहीं। इससे आप उस इमेजिनेशन को रिवर्स कर देते हो और ब्रेन को एक बेटर वर्जन दिखाते हो सक्सेस का, कामनेस का। दूसरी स्ट्रैटेजी है अटेंशन को शिफ्ट करना। जब भी चिंता की लूप शुरू हो, खुद को किसी न्यूट्रल या मीनिंगफुल एक्टिविटी में लगा देना, जैसे म्यूजिक सुनना, कोई स्मार्ट बुक पढ़ना या हल्का वॉक लेना। इससे माइंड को वो ऑक्सीजन मिलती है जिसकी उसे ज़रूरत होती है बाहर निकलने के लिए। पर सबसे पावरफुल तरीका है ये मान लेना कि ब्रेन का ये फंक्शन गलत नहीं है, बस ओवर यूज्ड है। जैसे किसी कंप्यूटर में बैकग्राउंड में बहुत सी ऐप्स चल रही हों, वैसे ही आपका कॉर्टेक्स भी कई थॉट्स को पैरेलल रन कर रहा होता है। आपको बस कुछ ऐप्स बंद करनी होती हैं, कुछ थॉट्स को पॉज करना होता है। और ये कोई वन टाइम एक्शन नहीं है, बल्कि हैबिट है। हर बार जब आप अपनी चिंता को इमेजिनेशन की कहानी मानते हो और उसे जेंटली पॉज करते हो, आप अपने ब्रेन को एक नया तरीका सिखा रहे होते हो, सोचने का, रिस्पॉन्ड करने का और इनर पीस को एक्सेप्ट करने का। तो अगली बार जब सब कुछ ठीक हो, फिर भी एंग्जाइटी उठे, तो खुद से ये पूछो, क्या ये रियल है या बस एक ट्रेलर है? और जैसे कोई मूवी खत्म होती है, वैसे ही उस थॉट को अलाउ करो पीसफुली फेड होने के लिए। चैप्टर 3, अमिगडाला के चक्र से पगला हटाओ। कई बार आप खुद को ऐसी जगह पाते हो जहां सब कुछ शांत होता है, पर अंदर एक हलचल उठती है। जैसे कोई अनजाना डर अचानक सीने पर बैठ गया हो, सांसें थोड़ी तेज हो जाएं और शरीर का हर हिस्सा स्टिफ लगने लगे। कोई फिजिकल डेंजर नहीं, कोई रीजन नहीं, फिर भी बॉडी एकदम अलर्ट हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम गया हो। ये सब अमिगडाला का खेल होता है। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो थ्रेट को सेंस करता है और बिना पूछे एक्शन ले लेता है। मतलब ना कोई सोच, ना कोई लॉजिक, बस एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन जो कई बार अननेसेसरी पैनिक क्रिएट कर देता है। अब इमेजिन करो, आप किसी बस स्टॉप पर खड़े हो, सामने से गाड़ियों की आवाज आ रही है, हल्की हवा चेहरे को छू रही है और पांव के नीचे की जमीन ठंडी कंक्रीट जैसी लग रही है। उस पल में अगर आप अपनी सेंसेस को फुल्ली ओपन कर दो, तो आप करंट मोमेंट से जुड़ने लगते हो। यही है वो मेथड जिससे अमिगडाला के ओवर रिएक्शन को रोका जा सकता है। इस प्रोसेस को लोग माइंडफुलनेस कहते हैं, पर यहाँ कोई भारी भरकम मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ सेकंड्स के लिए खुद को पॉज करना है। अपनी ब्रेथ को नोटिस करो, आसपास के कलर्स को देखो, कोई बैकग्राउंड साउंड सुनो। ये सब सिग्नल्स ब्रेन को भेजते हैं कि फिलहाल सब सेफ है, और धीरे धीरे पैनिक की वेव कमजोर हो जाती है। एक और टेक्निक है माइक्रो ग्राउंडिंग। जैसे अगर कभी भी हार्ट रेट तेज लगे या चेस्ट टाइट हो जाए, तो अपने हाथ को लाइटली रब करो, नियर बाय टेक्सचर को फील करो या कोई फेमिलियर साउंड को कैच करो। ये सब बॉडी को फीडबैक देते हैं कि रियलिटी कैसी है, इमेजिनेशन नहीं। अमिगडाला उसी वक्त ओवर रिएक्ट करता है जब उसे लगता है कि वो अकेला है डिसीजन लेने में, पर जब कॉर्टेक्स यानी लॉजिकल ब्रेन उसमें शामिल होता है तो सिचुएशन बैलेंस में आ जाती है। और ये बैलेंस तब आता है जब आप अलर्ट होते हो, अवेयर रहते हो अपने आसपास और अपने इनर सिग्नल्स के बारे में। पैनिक के लूप्स को बार बार तोड़ना एक हैबिट है, कोई क्विक फिक्स नहीं। पर हर बार जब आप अपनी बॉडी के रिस्पॉन्स को जेंटली इंटरप्ट करते हो, आप ब्रेन को सिग्नल देते हो कि अब तुम्हें हर बार अलार्म बजाने की जरूरत नहीं है। और यही छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर एक नई एनर्जी क्रिएट करती हैं, एक ऐसी अवेयरनेस जिससे ना सिर्फ एंजाइटी कम होती है, बल्कि आपका ओवरऑल फोकस भी शार्प हो जाता है। तो अगली बार जब बॉडी अलर्ट होने लगे बिना रीजन, तो समझ जाओ कि ये जस्ट एक ओल्ड पैटर्न है जिसे अब नया पैटर्न सिखाने का टाइम आ गया है। चैप्टर 4, जब रीजनिंग आपका दुश्मन बन जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे माइंड खुद अपने ही खिलाफ प्लानिंग कर रहा हो। आप दिन की शुरुआत करते हो एक सिंपल थॉट से, आज तो ठीक रहेगा, लेकिन कुछ ही देर में वो माइंड आपको एक ऐसे टनल में खींच ले जाता है जहां हर चीज ब्लरी दिखती है। कोई पुरानी गलती, कोई अधूरा मैसेज, किसी कॉन्वर्सेशन का ओवर एनालिसिस या फ्यूचर का कोई डर। ये सब बातें धीरे धीरे आपकी एनर्जी खा जाती हैं। असल में माइंड की सबसे डेंजरस क्वालिटी यही है कि वो जितना इंटेलिजेंट होता है उतना ही इमेजिनेटिव भी। और जब ये इमेजिनेशन अनचेक्ड रहती है, तब रीजनिंग ओवर थिंकिंग बन जाती है। फिर माइंड एक स्मार्ट विलन की तरह हर छोटी चीज में पैटर्न ढूंढता है, सेंस बनाता है और खुद ही उससे डरने लगता है। इस चैप्टर में बात सिर्फ अवेयरनेस की नहीं है, यहाँ बात उस सटल स्किल की है जो आपको अपने थॉट्स से थोड़ा दूर खड़ा होना सिखाती है। जैसे कोई सीन मूवी में चल रहा हो और आप बैल्कनी से उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। हर थॉट को पकड़ने की जरूरत नहीं है, कई बार बस रिकॉग्नाइज करना ही काफी है।
इसके लिए एक पावरफुल एक्सरसाइज है थॉट जर्नलिंग। ये कोई डायरी नहीं जिसमें आप अपना दिल खोलकर सब कुछ लिख दो। ये एक शार्प मेथड है माइंड की डायरेक्शन समझने का। जैसे ही कोई थॉट आपको डिस्टर्ब करता है, बस मेंटली एक पॉज लो और पूछो, क्या ये थॉट लॉजिकल है या सिर्फ इमेजिनेशन का ड्रामा? क्या इससे कोई यूजफुल रिजल्ट निकलेगा या ये बस एनर्जी कंज्यूम करेगा? ये प्रोसेस पहली बार में ऑकवर्ड लग सकता है, पर जैसे जैसे आप इससे रिपीट करते हो, रीजनिंग की पेस धीमी पड़ने लगती है। फिर माइंड रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करना सीखता है, और यहीं से शुरू होती है डीप कामनेस। रीजनिंग को पूरी तरह शटडाउन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वही तो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है, पर उसे मैनेज करना, फिल्टर करना और अननेसेसरी कंपैरिजन या फियर से निकालना पॉसिबल है। हर बार जब आप सोचते हो, क्या मैं पीछे रह गया, क्या बाकी मुझसे बेहतर है, उस वक्त आप माइंड के ट्रैप में जा रहे हो। पर जब आप कहते हो, अभी ये थॉट आया है पर मैं इससे गाइडेड नहीं हूं, तब आप फ्रीडम की तरफ बढ़ते हो। शुरुआत में ये एफर्ट लगेगा, पर फिर माइंड खुद ही एक काइंड टीममेट की तरह काम करेगा, और यही माइंडसेट आपको डे टू डे एंजाइटी से बाहर निकालता है। चैप्टर 5, सेफ्टी सिग्नल्स अब इंटरनल हो जाएं। कभी कभी हम बाहर की दुनिया से इतना अश्योरेंस मांगते हैं कि खुद के अंदर की आवाज बहुत धीरे बोलने लगती है। जब भी एंग्शियस फील होता है, सबसे पहला इंस्टिंक्ट यही आता है कि कोई डॉक्टर को दिखा लें, कोई एक्सपर्ट से बात कर लें, या फिर इंटरनेट पर सिम्टम सर्च करके खुद को टेम्परेरी रिलीफ दे लें। पर सच तो ये है कि जब तक हम एक्सटर्नल सिग्नल्स पर डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक स्टेबिलिटी शॉर्ट लिव्ड ही रहेगी। इस चैप्टर में बात आती है उन सिग्नल्स की जो आपके अंदर क्वाइटली मौजूद रहते हैं, जैसे आपका ब्रीदिंग रिदम, हार्ट बीट की पेस या मसल्स का रिलैक्सेशन लेवल। ये वो क्लूज हैं जो साइलेंटली बताते हैं कि आप सेफ हो, लेकिन इन्हें सुनने के लिए माइंड को थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि ये सिग्नल्स आवाज नहीं करते, बस महसूस होते हैं। जैसे एक बार कोई इंसान बहुत लंबे वक्त तक स्विमिंग पूल के एज पे खड़ा रहता है, बस ये सोचते हुए कि पानी ठंडा होगा या गहरा। वैसे ही हम भी कई फियर्स के पास खड़े रहते हैं, पर एक्चुअल एक्शन लेने से डरते हैं। यह एक स्ट्रैटेजी काम आती है जिसे कहते हैं ग्रेजुअल एक्सपोजर। इसमें आप अपने फियर को टुकड़ों में फेस करते हो, पहले छोटे सेटअप में, फिर धीरे धीरे एनवायरनमेंट बदलते हुए। मान लो आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो आप सीधा स्टेज पे नहीं जाओगे। पहले एक फ्रेंड के सामने बोलो, फिर किसी स्मॉल ग्रुप में, और फिर सेमिनार हॉल जैसी बड़ी जगह में प्रैक्टिस करो। हर लेवल पे बॉडी के सिग्नल्स को ऑब्जर्व करो। क्या पाम स्वेट कर रहे हैं? क्या चेस्ट टाइट लग रहा है? क्या वॉइस शेक हो रही है? इन्हीं सिग्नल्स को पहचानना स्टार्ट करो। उन्हें रेजिस्ट मत करो, बस नोटिस करो। इस टेक्निक में की है सेल्फ फीडबैक। हर बार जब आप किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन से सेफली बाहर आते हो, माइंड को एक एविडेंस मिलता है कि वो डर सिर्फ इमेजिनेशन था, और धीरे धीरे बॉडी खुद ही सेफ्टी सिग्नल क्रिएट करना सीख जाती है, बिना किसी एक्सटर्नल अप्रूवल के। आपको पता चलता है कि सेफ्टी कोई बाहर से आने वाली चीज़ नहीं, वो तो इंटरनल होता है। बस उसे पहचानने की स्किल बहुत रेयर होती है, और जब ये स्किल डेवलप होती है तो माइंड एक काम सेटअप में शिफ्ट हो जाता है, जहां आपको बार बार किसी से रीअश्योर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्रोसेस का सबसे पावरफुल हिस्सा यही है कि आपको खुद पर ट्रस्ट बिल्ड होता है, और यही ट्रस्ट एंग्जाइटी की सबसे बड़ी दवा है। चैप्टर 6, न्यू न्यूरल कनेक्ट बनाना शांति के लिए। जब माइंड बार बार किसी पर्टिकुलर फियर पर रिएक्ट करता है, तो वो एक ऑटोमेटिक ट्रैक पर चलने लगता है, जैसे कोई पुरानी प्लेलिस्ट जो खुद से बार बार प्ले हो जाती है। लेकिन ब्रेन का एक रेयर गिफ्ट ये है कि वो खुद को नया बनाना जानता है, बस आपको उसे सही डायरेक्शन में जेंटली पुश देना होता है। यही कॉन्सेप्ट है ब्रेन प्लास्टिसिटी का। कई लोग सोचते हैं कि एंग्शियस रिएक्शन पर कंट्रोल पाने के लिए कोई डीप मेडिटेशन, लंबी थेरेपी या मोटिवेशनल बूट कैंप की ज़रूरत होती है, लेकिन सच तो ये है कि बदलाव किसी ड्रामेटिक एक्शन से नहीं, कंसिस्टेंसी से आता है। यहाँ ट्रिक ये नहीं है कि आप अपने डर से एक बार में लड़ लो, बल्कि ये है कि आप उसे हर दिन थोड़ा सा रिवायर करो। अब इमेजिन करो कि कोई व्यक्ति हमेशा ट्रैफिक जैम में इरिटेट हो जाता है। जैसे ही हॉर्न सुनता है, उसका ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है और वॉइस पिच हाई। लेकिन अब वही इंसान डिसाइड करता है कि जब वो अगली बार उस केगर में फंसेगा, तब वो एक पॉज लेगा, डीप ब्रेथ लेगा, थोड़ा न्यूट्रल ऑब्जर्व करेगा और फिर कामली रिस्पॉन्स देगा। पहली बार में फर्क महसूस नहीं होता, पर ब्रेन साइलेंटली उस नए पैटर्न को कैप्चर कर लेता है। इस नए सिग्नल को जब आप बार बार दोहराते हो, तो ब्रेन पुराने फियर पाथ की जगह एक नया सेफ पाथ बनाने लगता है। वो ग्रेजुअली उस ऑटो अलार्म सिस्टम को डल करता है, जो पहले हर छोटी चीज पर रिएक्ट करता था। और ये काम आप दिन में केवल 2 मिनट करके भी अचीव कर सकते हो। बस आईज क्लोज करो, एक सिचुएशन रिकॉल करो जिसमें पैनिक उठता था, और फिर उसमें अपनी नई काम रिस्पॉन्स डाल दो।
ये प्रोसेस किसी सॉफ्टवेयर की तरह होता है जो पुराने वायरस कोड को ओवरराइट करता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि आप खुद अपने सिस्टम के प्रोग्रामर हो। जैसे जिम में मसल्स धीरे धीरे ट्रेन होते हैं, वैसे ही ब्रेन भी कामनेस के नए सर्किट्स तैयार करता है, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप। और जब ये न्यू सर्किट्स एक्टिव हो जाते हैं, तब आप सेम पुराने सिचुएशन में भी पूरी तरह नए इंसान की तरह रिएक्ट करते हो। ना तो डर ऑटोमेटिक उठता है, ना ही बॉडी स्टिफ होती है। बस एक क्लैरिटी और ग्राउंडेड फीलिंग आती है जो बताती है कि आप उस पैटर्न से बाहर आ चुके हो। अब जब आपने अपने माइंड में ये रिवायरिंग चालू कर दी है, तो आगे का चैप्टर उस लेयर को एक्सप्लोर करेगा जहां इमोशंस और मेमोरीज एक साथ मिलके एंग्जाइटी की डीपर लेयर्स तैयार करते हैं, और अब आप उस जोन को कॉन्फिडेंटली क्रॉस करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। चैप्टर 7, सेल्फ केयर रूटीन जो एंग्जाइटी न्यूट्रल करे। कभी कभी हम सोचते हैं कि सिर्फ इमरजेंसी में ही कुछ एक्शन लेना काफ़ी होता है, लेकिन एंग्जाइटी को समझने और संभालने का असली तरीका प्रिवेंटिव केयर में छुपा होता है। जिस तरह मोबाइल को डेली चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही माइंड को भी एनर्जी और सेफ्टी सिग्नल्स चाहिए। अगर आपकी डेली रूटीन में कुछ बेसिक लेकिन पावरफुल हैबिट्स हों, तो आप उन इमोशनल स्टॉर्म से पहले ही खुद को स्टेबल रख पाते हो। सुबह की शुरुआत लाइट स्ट्रेचिंग या शॉर्ट वॉक से हो, तो बॉडी के साथ माइंड भी धीरे धीरे एक्टिव और ग्राउंडेड होता है। ये कोई फैंसी जिम वाली बात नहीं, बल्कि सिंपल माइंडफुल मूवमेंट होती है, जहां आप हर स्टेप को कॉन्शियसली फील करते हो। इससे आपका नर्वस सिस्टम समझ जाता है कि अभी कोई थ्रेट नहीं है, सब ठीक है। फिर हाइड्रेशन एक ऐसा बेसिक एलिमेंट है जो अक्सर नज़रअंदाज होता है, लेकिन पानी का सही लेवल एंग्जाइटी को काफ़ी कम करता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन खुद बॉडी को स्ट्रेस सिग्नल भेजता है। हर 2 घंटे में 1 ग्लास पानी पीना कोई हार्ड टास्क नहीं है, पर उसका इम्पैक्ट काफ़ी गहरा होता है। इसके अलावा ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग भी एक बहुत ही साइलेंट हीलर है। जब आप रोज सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखते हो जिनके लिए थैंकफुल हो, जैसे अच्छी नींद, किसी का मैसेज या किसी पुराने मेमोरी की वार्मथ, तो आपका फोकस नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी पर शिफ्ट होने लगता है। ये शिफ्ट कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग रिवायर्ड हो जाती है। एक और सटल लेकिन इंपॉर्टेंट हैबिट है खुद के लिए टाइम निकालना। चाहे वो 10 मिनट का साइलेंस हो, फेवरेट म्यूजिक सुनना हो, या किसी सनसेट को क्वाइटली ऑब्जर्व करना। ये सब सिग्नल्स होते हैं कि आप अपने साथ सेफ हो। जब माइंड ये सेंस करता है कि मुझे खुद से प्यार है, तो वही अंदरूनी वॉइस एंग्जाइटी के सामने एक डिफेंस बन जाती है। तो डेली सेल्फ केयर सिर्फ अपीयरेंस के लिए नहीं, इमोशनल बैलेंस के लिए होती है। ये छोटे छोटे एफर्ट्स आपके ब्रेन को रीसेट करते हैं और एंग्जाइटी के आने से पहले ही उसे न्यूट्रल ग्राउंड पर ले आते हैं। अब अगला चैप्टर उस इमोशनल स्पेस की बात करता है जहां आप खुद के अलावा दूसरों से भी सपोर्ट लेना सीखते हो, क्योंकि अकेले सब कुछ संभालना जरूरी नहीं होता। चैप्टर 8, सोशल कनेक्शन का पावर इस्तेमाल करो। जब एंग्जाइटी एक्टिव होती है तो माइंड एक ग्लास रूम में बंद हो जाता है। आवाजें तो आती हैं, लेकिन बाहर निकलना मुश्किल लगता है। ऐसे में कोई familiar आवाज, कोई कैरिंग मैसेज या बस किसी की प्रेजेंस उस ग्लास को क्रैक कर देती है। यही होता है इमोशनल कनेक्शन का मैजिक। कई बार हम सोचते हैं कि किसी से शेयर करना वीकनेस है या लोग जज करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हेल्दी सोशल सपोर्ट आपके नर्वस सिस्टम के लिए एक लाइव फीडबैक सिस्टम बन जाता है। जब कोई दोस्त या सिबलिंग बस आपकी बात सुनता है, बिना इंटरप्ट किए, बिना सोल्यूशन दिए, तो आपका ब्रेन रिलीफ महसूस करता है। उसे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। चैप्टर में बताया गया है कि सिर्फ ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन भी मीनिंगफुल कनेक्शंस पॉसिबल हैं। आजकल पीयर सपोर्ट ऐप्स, एंग्जाइटी ग्रुप्स, वेलनेस फोरम्स जैसे प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जहां लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं और एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं। यहाँ कोई आपको फिक्स नहीं करता, बल्कि साथ चलता है। और कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पैक्ट डालता है। जब आप किसी से ओपन होकर बोलते हो कि आज मन थोड़ा भारी है, तो आप अपने इनर वेट को हाफ कर देते हो। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, ये एक परमिशन होती है कि आप वल्नरेबल हो सकते हो और फिर भी सेफ रह सकते हो। और जब आप खुद किसी और को सपोर्ट देते हो, जैसे किसी को मैसेज करके पूछना एवरीथिंग ओके, तो वो सपोर्ट एक लूप में लौटकर आपको भी इमोशनली रिचार्ज करता है। ये टीम वर्क वाला एक्सपीरियंस आपके नर्वस सिस्टम को ट्रस्ट सिखाता है। तो जब माइंड में केओस हो, तब अकेले मैनेज करने के बजाय उस सोशल नेट का यूज करना चाहिए जो आपने सालों से बिल्ड किया है। बिकॉज अकेले स्ट्रांग दिखने से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है मिलकर हील करना। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि ब्रेन की वायरिंग को लॉन्ग टर्म कामनेस के लिए कैसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है, ताकि हीलिंग टेम्पररी नहीं, सस्टेनेबल बने। चैप्टर 9, प्रोग्रेस सेलिब्रेट करो और रिलैप्स को एक्सेप्ट करना सीखो। जब कोई इंसान एंग्जाइटी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो उसे लगता है कि एक सीधी सीढ़ियों वाली चढ़ाई होगी, हर दिन इंप्रूवमेंट, हर हफ्ते कामनेस। लेकिन असल में ये रास्ता थोड़ा घुमावदार होता है। कुछ दिन लगते हैं जैसे सब सही दिशा में जा रहा है, फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है जब फिर वही पुरानी घबराहट उठ जाती है।
यही वो पल होता है जब बहुत लोग सोचते हैं कि शायद वे फेल हो गए। इसी इनर स्ट्रगल को लेकर क्लैरिटी दी गई है। ये समझाया गया है कि रिलैप्स कोई खराबी नहीं बल्कि प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे किसी ऐप का सिस्टम रिस्टोर पॉइंट होता है, वैसे ही इंसानी माइंड भी कभी कभी रीसेट मांगता है। और अगर आपने पहले इंप्रूवमेंट किया है तो दोबारा भी कर सकते हो, लेकिन इस बार ज़्यादा अवेयर, ज़्यादा प्रिपेयर्ड और ज़्यादा ग्राउंडेड होकर। जब आप अपनी जर्नी में कॉन्शियसली पीछे मुड़ते हो और सोचते हो कि आपने कहाँ प्रोग्रेस किया, तब आपके छोटे छोटे स्टेप्स भी बहुत मीनिंगफुल लगने लगते हैं। जैसे किसी ने एलिवेटर के बजाय सीढ़ियाँ ली हों, एक एक लेवल पार करते हुए खुद को स्ट्रांग बनाया हो। और सबसे अहम बात, जब स्लिप होता है तो शेम नहीं, सेल्फ कंपैशन की ज़रूरत होती है। बस वही माइंडसेट आपको फिर से उठने का करेज देता है। चैप्टर में प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है कि कैसे एक रिलैप्स प्लान होना चाहिए, जहां आप खुद से ये सवाल पूछते हो कि अगर फिर से ऐसा मोमेंट आए तो मैं क्या करूंगा। इस काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्वर्सेशन आपका कॉन्फिडेंस वापस लाता है और पैनिक को पावरलेस बना देता है। ये इमोशनल सेफ्टी नेट बनाना ही स्मार्ट प्लानिंग होती है। चैप्टर 10, लॉन्ग टर्म रेजिलियंस डिजाइन करो। जब एंजाइटी से टेम्परेरीली बाहर निकलना हो तो किसी गाइडेड ब्रीदिंग ऐप से, टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन से या पॉजिटिव कोट से काम चल सकता है। लेकिन अगर आपने एक ऐसी लाइफस्टाइल तैयार करनी हो जो हर स्टॉर्म में स्टेबल रह सके, तो फिर बात सिर्फ रिलीफ की नहीं, रेजिलियंस की होती है। इस चैप्टर में लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, यानी आप सिर्फ रिएक्शन नहीं बदलते बल्कि अपने थॉट पैटर्न और इमोशनल रिस्पॉन्सेस को ही रीडिज़ाइन करने लगते हैं। धीरे धीरे वही स्ट्रेटेजी आपकी हैबिट बन जाती है। आपको बार बार याद नहीं दिलाना पड़ता कि रिलैक्स करो, बल्कि आपका ब्रेन खुद इतना स्मार्ट हो जाता है कि मुश्किल पल में खुद को रीबूट कर लेता है। माइंडसेट इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है कि वो सेटबैक्स को लेसन्स की तरह एब्जॉर्ब करता है। वो हर एंग्जाइटी ट्रिगर को अपॉर्चुनिटी बना लेता है, जैसे किसी ने अपनी इमोशनल बैटरी अपग्रेड कर ली हो। इसमें इन्वायरमेंट का भी बड़ा रोल होता है, जहां आप इंटेंशनल डिसीजंस लेते हो, किस टाइप के लोगों को पास रखना है, कैसी कंटेंट देखनी है, कौन सी वैल्यूज फॉलो करनी है। और सबसे डीप बात यह है कि ब्रेन अब आपके खिलाफ काम नहीं करता, वो आपके साथ एक टीम बनकर चलता है। यानी आपका नर्वस सिस्टम अब हर समय अलर्ट नहीं बल्कि ट्रस्ट और स्टेबिलिटी में रहने लगता है। कोपिंग कोई इमरजेंसी टूल किट नहीं रह जाती, बल्कि डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है, जैसे ब्रशिंग करना या फोन चार्ज पर लगाना। अब जब आपने इस जर्नी के सारे चैप्टर्स को दिल से समझ लिया है, तो ये सिर्फ एक बुक नहीं रही, ये आपकी माइंडसेट इवोल्यूशन बन चुकी है। अगर ये समरी आपकी इंटरनल हीलिंग से कनेक्ट करती है, तो इसे अपने किसी फ्रेंड, कजिन या कॉलीग तक जरूर पहुंचाओ, जिसे इमोशनल केओस में क्लैरिटी की जरूरत है। और ऐसे ही माइंड रीसेट करने वाली बुक्स की गहराई से बनी समरीज के लिए बुक्स पल्स पर जुड़े रहो, क्योंकि हर वीडियो यहाँ सिर्फ बात नहीं करता, वो एक नई सोच को फील कराता है। अब फिर मिलेंगे एक फ्रेश स्टोरी के साथ, जो सिर्फ नॉलेज नहीं, आपका पर्सपेक्टिव भी नया बना देगी।